नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एस में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही होगी वो बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी, सीएससी, आईएएस प्रीलिम्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पॉलिटी के ये प्रश्न रहेंगे, इनकी व्याख्या सहित हम इनको आज देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो है, ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है राज्यों की विधान परिषदें, सी है राज्यसभा तथा डी है राज्यों की विधानसभाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों की विधानसभाएं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जबकि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। ऑप्शन सी है, अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वयं विवेक का प्रयोग करता है। ऑप्शन डी है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वयं विवेक का प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वयं विवेक का प्रयोग करता है। इसकी व्याख्या देखेंगे, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदस्य को, चाहे वह किसी भी सदन का सदस्य हो, उनमें से मंत्रियों को चुन सकता है। प्रधानमंत्री किसी अन्य व्यक्ति जो संसद के सदस्य नहीं भी हैं उनको भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि संबंधित व्यक्ति 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले, चाहे वो लोकसभा की हो या राज्यसभा की सदस्यता हो, उसे ग्रहण करना होता है 6 महीने के भीतर। तीसरा प्रश्न देखेंगे, जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है, वह किसके अधीन होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रिट अधिकारिता के। ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के। ऑप्शन सी है राज्य के राज्यपाल की विशेष विवेकशील शक्तियों के। ऑप्शन डी है इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रिट अधिकारिता के। इसकी व्याख्या देखेंगे, जब कभी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है तो वह सभी न्यायाधीशों के रिट अधिकारिता के अंतर्गत आएगा, क्योंकि प्रशासनिक कार्य करते समय वह न्यायिक व्यक्ति नहीं होता बल्कि एक सामान्य प्रशासक होता है। चौथा प्रश्न देखेंगे, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या देखेंगे, भारतीय संविधान में केवल धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक की बात की गई है, किंतु अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग एक परामर्शदर्शी निकाय है। 103वें संविधान संशोधन विधेयक ने इसे संवैधानिक बनाने की स्तुति की है। 14 जनवरी 2019 को 103वां जो संशोधन था वो लागू हुआ था। तो आइए पांचवा प्रश्न देखेंगे,
भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो किसके अंतर्गत नहीं सम्मिलित हो सकता है? मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के, सेशन न्यायाधीश के, अधिकरण न्यायाधीश के, या लघुवाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकरण न्यायाधीश। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 236 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आने वाले पदों का विवरण है। नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश। ये छठा प्रश्न है। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए है सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। ऑप्शन बी है पंचायती राज संस्थाओं के लिए संस्थानों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेंगे। ऑप्शन सी है पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतानें हों। तो ये ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले को भी देख लेते हैं। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में पुनः चुनाव करवाए जाएंगे। तो ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 73वें संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए प्रत्येक स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए थे। ठीक है, तो यह है अनुच्छेद 243 डी में राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई के तहत। ठीक है, समय से पहले भंग होने की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा अनुच्छेद 243 ई के तहत। ठीक है, कार्यकाल 6 माह के से अधिक शेष रहने पर ठीक है चुनाव कराए जाते हैं। ये प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, इसमें मिसप्रिंट है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या हो सकता है? ऑप्शन दिया है। ठीक है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी है वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। ऑप्शन सी है वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। ऑप्शन डी है उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के भीतर निम्न सदन की सदस्य बनना पड़ेगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए वाला जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं क्योंकि अगर वो निम्न सदन में होंगे तभी वो वोट दे सकते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के समय प्रधानमंत्री तभी वोट देने की स्थिति में होता है जब वह लोकसभा का सदस्य होता है। यदि वह उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य है तो वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ठीक है, आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण आर, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संवैधानिक संशोधन के जितनी सीटों पर वह चुनाव लड़ रहे हैं उसका 33% महिलाओं के लिए नियतन कर सकते हैं। ऊपर के दोनों वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसके ऑप्शंस जो दिए गए हैं वह है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य विधानमंडलों एवं संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। यद्यपि भारतीय संविधान में संसद एवं राज्य विधानमंडलों में विधानसभाओं में
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है, किंतु राजनीतिक दल बिना किसी संशोधन के जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उनका 33% महिलाओं के लिए नियंत्रण कर सकते हैं। 9वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मद्रास। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना पूर्व प्रेसिडेंसी नगर मद्रास में 1688 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद 1726 ईस्वी में मुंबई तत्कालीन मुंबई एवं कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता में स्थापना की गई थी। आइए अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश डिग्री मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है। दूसरा है, विवाह संबंधित पारिवारिक विवाद लोक अदालतों में सम्मिलित नहीं होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। इसकी व्याख्या देखते हैं। लोक अदालतों की स्थापना आपसी सहमति से विवाद को निपटाने के लिए उद्देश्य से की गई थी। लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय सिविल कोर्ट का आदेश डिग्री मान लिया जाता है, अतः कथन एक सत्य है। कोई भी विवाद पक्षकारों की सहमति से लोक अदालत में लाया जा सकता है। यदि लोक अदालत संतुष्ट हो जाती है तो संबंधित विषय लोक अदालत के अनुकूल है तो मुकदमा चलाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः विवाह संबंधित पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित होते हैं, अतः कथन दो गलत है। सही उत्तर होगा विकल्प ए। तो इसी के साथ ये श्रृंखला समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।